लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आशीष सोमैया सर के साथ, हु इज एक्स सीईओ ऑफ मोतीलाल ओसवाल एंड प्रेजेंटली सीईओ ऑफ व्हाइट ओक्स कैपिटल। ये एपिसोड ना बहुत स्पेशल है। जिस समय आपके पास टाइम हो उस समय ढंग से देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। हमने डिटेल में बात करी है क्या मार्केट का टॉप बन चुका है, मार्केट का टॉप किस तरीके से बनता है, बिकॉज मार्केट में बहुत ज्यादा आईपीओ आए हुए हैं, क्या इसका मतलब यह है कि मार्केट क्रैश कर सकता है, मार्केट का आने वाले 1 साल से लेकर 3 साल में क्या आउटलुक है, मार्केट में कौन सी थीम है जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। स्पेशली फाइनल पॉइंट होने वाला है आशीष सोमैया सर से कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो मार्केट में आपको इमीडिएटली आने वाले 3 महीने से लेकर 1 साल में बहुत काम आने वाली है। ध्यान से देखिएगा इस एपिसोड को। चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं आशीष सर का और इस कंप्लीट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आशीष सर, सबसे पहले आपका इन्वेस्ट आज पर कल की फैमिली में स्वागत है सर, वेलकम है। थैंक यू आनंद, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं क्या करता हूं सभी व्यूअर्स के लिए, अभी तक हमारी क्या कॉन्वर्सेशन हुई है आपके साथ पिछले 2 सालों में, उसको एक बार सेट करने की कोशिश करता हूं ताकि बेसिक माइंडसेट आपका क्या है वो सभी को पता हो। फर्स्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी सर जुलाई 2020 में। आपकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई थी जो आपने कहा था कि रिपोर्ट कार्ड में तो आपको फाइनल रिजल्ट दिखता है, मेहनत आपको पहले करनी होती है। उसी तरीके से बियर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तभी आपको बुल मार्केट में रिटर्न्स मिलते हैं, तो ये इन्वेस्ट करने का समय है। फेब 2021 में ऑलमोस्ट हम 12,000 को क्रॉस कर चुके थे। उस समय आपका एक डायलॉग वापस है जो मुझे बड़ा मजेदार लगा था कि आप मुझे आज पूछ रहे हो इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूं हाँ बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। आज आप इन्वेस्ट नहीं करो तो 18,500 पे आके मुझसे ये मत पूछना कि अब मैं क्या करूं। उसका मैंने टाइटल भी रखा था निफ्टी 18,500 क्वेश्चन मार्क। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि अरे अभी तो हम 12,500 पे 18,500 तो 5 साल लग जाएंगे 10 साल लग जाएंगे, पर हमने वो होते हुए देखा। जुलाई 2021 में जब हम मिडवे थे 12,500 और 18,500 के कहीं पे मिड में थे, वहां पे आपने अपना कॉन्फिडेंस वापस से कहा था कि नहीं यार मुझे अभी इंडिया की थीम पे फुल कॉन्फिडेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इमीडिएटली जाएगा, बट आई एम फुल कॉन्फिडेंट कि 18,500 छोड़िए 20,000 भी जाएगा और बहुत जल्दी क्रॉस होगा। बिल्कुल। आज हम कहां पे है और आज आपका आउटलुक क्या है और आज आपका माइंडसेट क्या है? सी एक्चुअली अभी मैं जब भी अब हम कभी भी किसी क्लाइंट से बात करते हैं या काफी सारे इनफैक्ट एएमसी प्रोफेशनल्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, सोशल मीडिया पे अपने पार्टिसिपेंट्स हैं। अब क्या है, कई लोगों से जब बात करते हैं तो अभी लोगों का ये मूड है कि भाई 2020 और 2021 में मार्केट बहुत चल गया तो मीन रिवर्जन होगा, या पता मतलब लॉन्ग लॉ ऑफ एवरेजेस जो बोलते हैं कि 2020-2021 में पैसा बन गया तो 2022 में तो नहीं बन सकता, ये साल तो अभी एवरेज ही जाएगा या कंसोलिडेशन होगा। या आई एम स्टिल नॉट इन दैट कैंप एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 2020 है तो मुझे कल भी किसी ने पूछा था कि इट हैज बीन 2 स्ट्रॉन्ग ईयर्स, हाउ कैन वी हैव अ थर्ड ईयर, I said it is not 2 strong years। 2020 में तो आप देखिए पहले 12,500 से 7,700 का क्रैश हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि भाई केस फेटालिटी रेट 5% हो जाएगा, वैक्सीन आने में 10 साल लग जाएगा, तो अंडरशूट हो गया ना मार्केट, बहुत ही सस्ता हो गया। मतलब 400 के ईपीएस पे अगर आप पकड़ो और आप 7,700 पे आ गए तो इट बिकेम वेरी वेरी चीप एक्चुअली ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस ऑल्सो। तो वहां से एक तो नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो कायदे से अगर देखें तो ठीक है 2021 इज द ईयर जहां पे लोगों का पैसा बना, नहीं बना ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इवन 2022 वुड बी अ स्ट्रॉन्ग ईयर अकॉर्डिंग टू मी। इसके कारण है क्योंकि हमको सबसे पहले तो 2020 में या लिविंग इन द पास्ट इसको हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 2012-13 से लेकर के 2020 तक फाइनेंशियल ईयर अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूसली 7-8 साल तक निफ्टी ईपीएस 400-450 के बीच में था। तो ये 4 से 450 के बीच में जब भी ऐसा लगा कि अभी ईपीएस में बढ़त आएगी तो पीई मल्टीपल एक्सपांड होता था, लेकिन क्या होता उसके बाद कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट, जैसे आरबीआई का एसेट क्वालिटी रिव्यू है, कभी डिमोनेटाइजेशन, कभी कमोडिटी प्राइस क्रैश, कभी जीएसटी, कभी आईएलएफएस का डिफॉल्ट, फिर कोविड आ गया। तो किसी न किसी कारण से क्या होता था, अर्निंग्स की एक ट्रेजेक्टरी बनती थी, पीई मल्टीपल उसको कैप्चर भी करता था, लेकिन फिर डिसअपॉइंटमेंट की वजह से पीई मल्टीपल श्रिंक हो जाता था, मार्केट क्रैश हो जाती थी। तो लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल लिविंग इन द पास्ट। तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो यार ये फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट है, इनकी तो क्रेडिबिलिटी है नहीं कुछ। ये लोग तो पहले भी बोलते थे कि अर्निंग्स रिवाइव होगा, पहले भी बोलते थे कि इकोनॉमी चलेगी, ये तो हमेशा से गलत ही थे, तो अब इस बार क्यों अलग कुछ होगा।
सो लॉट ऑफ पीपल आर कलर्ड बाय दैट पास्ट एंड इट्स नॉट रॉन्ग। देखिए पास्ट एक्सपीरियंस 7-8 साल का पास्ट एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस रहा भी है कि भाई जब भी अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी दिखती है उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट आता है, दैट्स नॉट रॉन्ग। लेकिन आज के तारीख में क्या है, हम 400-450 रेंज ईपीएस में नहीं है, हम लोग अभी 700-800, मतलब 1 ईयर फॉरवर्ड 875, 2 ईयर फॉरवर्ड 1000 नहीं तो 2 ईयर फॉरवर्ड को आप छोड़ दो क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस बहुत खराब है, 2 ईयर फॉरवर्ड को छोड़ दो। लेकिन अगर आप 1 ईयर की देखते हैं तो भी क्या है कि जो निफ्टी ईपीएस का रेंज है वो अभी 400-450 वाला रहा नहीं है, जो रेंज है वो 700-800 वाला रेंज हो गया है। तो लोएस्ट एंड पे ट्रेलिंग मल्टीपल 15 टाइम्स और हायर एंड पे ट्रेलिंग मल्टीपल 28-30 टाइम्स आप लगा लो, लेकिन 400-450 के रेंज पे नहीं। 400-450 के रेंज पे वो 8,000 से 12,000 या 7,000 से 12,000 बनता है, लेकिन 750 से 850 पे अगर आप 15 और 30 लगाते हो तो वो अलग रेंज बनता है, राइट? दैट विल बी मोर इन द विसिनिटी के भाई 11-12 हजार से लेकर के 20-21 हजार, इस तरीके का। सो मार्केट का रेंज पूरा चेंज हो गया है, देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग इन द पास्ट। अब आपने आशीष सर अभी रिसेंटली हमारी बात हो रही थी उसमें आपने एक बार एक और चीज बोली थी मुझे कि अभी तक ये जो जनरेशन है पिछले 5-7 साल वाली, उन्होंने कभी तेजी देखी ही नहीं है असली, उन्होंने सिर्फ मंदी ही मंदी देखी है और मिड कैप और स्मॉल कैप्स पे आप बहुत बुलिश हो। अभी भी क्या आपका सेम स्टैंड है या आप थोड़ा सा कॉशियस हो चुके हैं आप? हाँ, सो एक्चुअली देखिए एक पूरा जनरेशन है मार्केट में जिन्होंने खराब मार्केट ही देखा है। सो 2020 से लेकर के 2021 इज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर देम। तो देयर आर इसी सो जो मैं अभी फिलहाल में जो मैं डिस्क्राइब कर रहा था कि बैड एक्सपीरियंसेस हैं, वो उसी जनरेशन की मैं बात कर रहा था कि फॉर देम क्या है कि 2010-12 से लेकर 2020 इट हैज बीन अ सीरीज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स और 2020-21 इनके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज है। तो इनको लग रहा है कि ये लास्ट नहीं होगा। तो ये एक जनरेशन है। दूसरा जनरेशन है जिन्होंने पिछले साल एंट्री लिया है, तो उनको ऐसा लगता है कि बॉस ये तो मार्केट है, मतलब दिवाली है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दोनों गलत है ना। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि वर्ल्ड में कोई ब्लैक व्हाइट राइट रॉन्ग नहीं होता है, सब कुछ ग्रे होता है और सबका अपना अपना ट्रूथ होता है। मतलब देयर इज योर ट्रूथ, देयर इज माई ट्रूथ एंड देयर इज द रियल ट्रूथ, ऐसा होता है ना। सो द पॉइंट इज दैट कि सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है मार्केट में। लेकिन आपके सवाल पे मैं ये बोलूंगा कि देखिए स्मॉल कैप्स में काफी मूवमेंट हुआ है। अगर आप अप्रैल 2021 से लेकर के सितंबर 2021 लेते हैं तो मेरे ख्याल में वो 3-4 महीने में 35% जंप आया स्मॉल कैप्स में। तो स्मॉल कैप में ऐसा लगता है कि कई जगहों पे बहुत ही एक्सुबरेंस है। कई जगहों पे से जैसे कई यंगस्टर्स हैं जिनको ऐसा शायद लगता भी होगा कि भाई जो उठाते हैं वो चलता है, एवरीथिंग इज कई लोग ऐसा जैसे लिखते हैं आजकल कि भाई अपना जॉब या करियर छोड़ करके इन्वेस्टिंग करें, जल्दी रिटायर हो जाएं। तो दीज आर साइंस के पैसा थोड़ा इजीली बन रहा है। तो ऐसे समय पे स्मॉल कैप से डेफिनेटली सावधान रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप लार्ज कैप्स या मिड कैप्स देखें या आप ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आगे जाकर के जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी है, आगे जाकर के जो अर्निंग्स परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटीज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ओवर वैल्यूड तो नहीं है। आई थिंक देयर इज रिटर्न पोटेंशियल। लेकिन स्मॉल कैप में डेफिनेटली अगर कहीं ऐसा लगता है कि पैसा आसानी से बन रहा है तो ध्यान में रखना चाहिए कि इतना आसान होता नहीं है एक्चुअली। तो सर ये जो आपने जॉब वाली बात करी थी, आई ऑलवेज से कि कभी भी अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम छोड़ के मार्केट में मत आइए, आपका ग्रेविटी फ्री जोन आपका डिस्टर्ब होता है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है कंप्लीट सिनेरियो पे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत यंग लोग जो अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं तो मुझे स्ट्रेस होता है एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ने वाली है और हमारे ट्रेडिशनली जो भी कैलकुलेशंस हैं रिटायरमेंट कॉर्पस को लेकर के और रिटर्न्स कितने बनेंगे, कितने साल बाद रिटायर करेंगे, कितना जिएंगे, ये सारे के सारे कैलकुलेशंस थोड़े समय में बिल्कुल गलत हो जाने वाले हैं। क्योंकि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये 70, 80, 90 की तरफ बढ़ रही है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, फ्यूचर इज फास्टर देन यू थिंक, इट इज रिटन बाय पीटर डायमंडिस। आई थिंक पहले भी शायद मैंने कोट किया है। वो इस तरीके का साइंस में इस तरीके के इजाद हो रहे हैं आजकल कि समझो किसी की किडनी खराब हो जाए तो किडनी को लेबोरेटरी में ग्रो करके फिर लगाया जाए। ये अभी नहीं होगा बट 10-15 साल बीच में किसी ने आर्टिकल लिखा था कि 2035 तक हम सब अमर हो जाएंगे। मतलब ऐसे बॉडी का कोई पार्ट नहीं रहेगा जो, मतलब ये सब क्या है कि थोड़ा बहुत स्पेक्युलेटिव है। बट लुक 2030 में होगा, 2050 में होगा, 2060 में होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन साइंस तरक्की कर रहा है।
तो एक तो क्या है कि हम लोग बहुत ही अनसर्टेनिटी में हैं, तो ऐसा सब पर्सनली इफ यू आस्क मी, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, बट क्योंकि आप मेरा व्यू पूछ रहे हैं, मेरा पर्सनल व्यू है कि किसी भी यंगस्टर को अभी ये रिटायरमेंट अर्ली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये सब बात नहीं करना चाहिए, इट्स टू अर्ली। सेकेंड इज कि अगर सब लोग ऐसा सोचेंगे तो हकीकत में काम कौन करेगा? मतलब अगर 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 सब लोग जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि सब लोग कोडिंग करेंगे तो वाकई में मशीन कौन चलाएगा, राइट? सो आई थिंक दैट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। आई थिंक सबका जो प्रोडक्टिव बेस्ट है, सबकी जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, जब आप पैसा इक्विटी में लगाते हैं तो एक चीज तो ध्यान में रखना चाहिए कि योर इंटेलिजेंस इज राइडिंग ऑन समबडी एल्सेस इंटेलिजेंस। आप एक एंटरप्रेन्योर पे बेट कर रहे हैं, आप खुद नहीं पैसा बना रहे हैं, बट अल्टीमेटली यू नीड एंटरप्रेन्योर्स, यू नीड पीपल हु सेट अप फैक्ट्रीज, यू नीड पीपल हु सेट अप इंडस्ट्रीज। एंड आई थिंक दैट के जितना आसान बताया जा रहा है या जितना सब सोचते हैं, ना ही उतना आसान है, ना ही सबको करना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सर। इसमें एक और स्मॉल कैप में एक और पॉइंट आता है जो मैं मिस हो गया मुझसे। अभी बहुत सारे न्यू एज स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, मैं नाम किसी का पर्टिकुलरली नहीं लूंगा और मुझे पता है कमेंट्स में बहुत सारे नाम भी आ जाएंगे। इन सारी न्यू एज स्टार्टअप कंपनीज जो इक्विटी मार्केट में आईपीओ लेके आ रहे हैं, इनको किस तरीके से इन्वेस्टर को लेना चाहिए? एक इन वन वर्ड ओपन माइंडेड रहना चाहिए। दो तीन चीजें मैंने देखी है कि जैसे एक तो मैं सुनता हूं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे देखो 98 99 में भी ऐसा ही टेक्नोलॉजी का ऐसा एक बर्स्ट आया था, बहुत सारी कंपनियां लिस्ट हुई थी, उसके बाद नुकसान हुआ था, दिस विल एंड बैडली, अब फिर से नुकसान होगा, बबल होगा, ये सब चीजें। तो आई थिंक वो पास्ट का, जैसा मैंने अर्निंग्स वाली बात चल रही थी, मैंने बताया कि यू शुड नॉट बी कलर्ड बाय द पास्ट। देखिए एक्सपीरियंस का क्या है कि अपना जो एक्सपीरियंस है उसको कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है, बट आप देखिए कि एक्सपीरियंस को लेकर के लोग दो तरह के रिमार्क देते हैं। एक देते हैं कि ही इज कलर्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस और शी इज कलर्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस, और एक ये होता है कि शी और ही इज इन्फॉर्म्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस। So you should be informed by your past experience and you should use your past experience with the right context and right perspective. लेकिन you should not be colored by your past experience। मतलब अगर मैं अपने past experience के तौर पे ऐसा बोलूं कि तब के समय ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन इन कारणों की वजह से ये वापस हो सकता है, लेकिन ऐसे कारण कई है जिसकी वजह से ये नहीं होगा क्योंकि तब का कॉन्टेक्स्ट अलग था। तो दैट मीन्स कि मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन उसको कॉन्टेक्चुअलाइज भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूंगा यार तभी ऐसा हुआ था ना, देखो फिर से होगा, तो दैट मीन्स यू आर कलर्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे लोग बोलते हैं कि अरे नहीं यार पिछले 7-8 साल में तो अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, फिर से होगा। तब का माहौल क्या था, अब का माहौल क्या है, ये हमको समझना चाहिए। तो जैसे 98-99 में ये सब कंपनीज थी, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज, डीएसक्यू सॉफ्टवेयर, जिसमें लोगों का नुकसान हुआ। अब आज किसी को आप पूछ लो, आज क्यों, जब तब भी जो लोग मार्केट में थे उनको आप पूछ लो कि डीएसक्यू सॉफ्टवेयर या सिल्वर लाइन क्या करता था, तो शायद उनको नहीं पता होगा करते क्या थे। राइट। लेकिन अभी जो कंपनियां आ रही है सब B2C कंपनी है, ये कोई अभी की नहीं है। 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से, अलग अलग टाइम फ्रेम से ये प्राइवेट इक्विटी डोमेन में कंपनियां ऑपरेट कर रही है। आप और हम इन कंपनियों के कंज्यूमर भी हैं, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे कई बार लोग आके बोलते हैं या बट ये सब दीज आर ऑल मेकिंग लॉसेस। अब मुझे उसमें कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं लगता है, मतलब दे आर मेकिंग लॉसेस, वो तो सबको पता है ना, ऐसा आपने मतलब नया क्या बोल दिया, वो तो बहुत ऑब्वियस चीज है। ऐसा क्या चीज है जो मार्केट को शायद नजर आ रहा है, जो आपको नहीं नजर आ रहा है, उसके बारे में सोचना चाहिए ना। ये बोलना कि भाई ये कंपनी का ईपीएस इतना ही है, पी इतना ज्यादा है, या ये बोलना कि ये कंपनी लॉस कर रही है फिर भी इतना मार्केट कैप चल रहा है, तो वो तो सबको जाहिर सी बात है, सबको दिख ही रहा है। उसमें बोलने वाली बात क्या है? मार्केट डजंट रिएक्ट टू नोन थिंग्स, मार्केट रिएक्ट्स टू अननोन थिंग्स। तो शायद इनफैक्ट आपको इसमें ये सोचना चाहिए कि लॉस मेकिंग कंपनी को इतना वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है, तो अननोन चीज क्या है इसमें? नोन तो है, वो तो आपके सामने है ना। तो आई थिंक इसमें है ऐसा काफी सारे इंटरप्रेट, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, इट इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर अकाउंटिंग ईपीएस। करेक्ट। तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे होता है, उसमें जैसे फिक्स्ड एसेट्स, वो लोग फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करते हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स को कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट किया जाता है। ये नए बिजनेस है, इसमें इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट करते हैं। अगर एक कंपनी है, इसका ऐप है, ये ऐप अगर 15 करोड़ लोगों के मोबाइल फोन पे है,
तो इसका इंटेंजिबल एसेट यही है, लेकिन इसको ये लोग कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट में नहीं चढ़ा देते हैं। सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंस हर साल इसका जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड के ऊपर चार्जेस देते हैं ये लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को तनख्वाह देते हैं, लाखों को, हजारों को, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, राइट, टेक्नोलॉजी कॉस्ट होती है। तो इसमें से कई सारे तो इंटेंजिबल एसेट है, इसको थोड़ी कोई कैपिटलाइज करके डिप्रिशिएट करता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, कैश फ्लो कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग है, कैश फ्लो कैसे जनरेट होता है, अभी कितना होता है, आगे कैसे होगा, इसमें डोमिनेंस की वैल्यू क्या है, हर चीज का मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि ओपन माइंडेड रहना चाहिए, हर कंपनी को अपने मेरिट पे इवैल्यूएट करना चाहिए। और लास्ट थिंग मैं ये बोलूंगा कि ये जो कंपनियां हैं, जो भी न्यू एज कंपनीज हैं, अब देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूएस में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट सेक्टर का मार्केट कैप में 40% वेटेज है। हैंगसेंग में 24 से 25% वेटेज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट सेक्टर का है। हमारे यहाँ पे आईटीआईटीएस का वेटेज है 15-16%, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट तो है ही नहीं मोटा मोटी, आप देखिए डिजिटल वगैरह। लेकिन हमारे पास फेसबुक गूगल वगैरह नहीं है, तो हमारा 40% ऑफ मार्केट कैप शायद नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा। हमको सबको दिख रहा है कि इन कंपनियों का हमारे लाइफ में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं तो मार्केट में और मार्केट कैप में आएगा ना। सर लेकिन इसमें होता क्या है, दूध का चला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अभी रिसेंट एक एक्सपीरियंस हुआ है, आई विल टेक अ नेम, पेटीएम, कि भाई इश्यू प्राइस से 50-60% हमारी कैपिटल इरोड कर दिया। अब ये जो हमें लॉस हुआ है या जिनको भी लॉस हुआ है, फॉर एग्जांपल, ये हमेशा हमारे माइंड में जरूर चलेगा जब भी हम एक लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या न्यू एज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की बात करेंगे। अभी इस मेंटल ब्लॉक को कैसे हटाएं? नहीं वो तो, लेकिन सी अभी क्या है कि जो पेटीएम का बिजनेस है या उसका आईपीओ कहाँ पे आया और फिर दाम कितना गिरा, तो स्पेसिफिक कंपनी को मैं उस स्पेसिफिक कंपनी पे बाद में तो एक मिनट उसको साइड पे रखते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए शेयर का दाम आधा होना इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ एनीथिंग। जहां तक मेरे को याद है, अभी नई कंपनियों में मेरे को याद है जैसे एयू बैंक लिस्ट हुआ, उसके बाद उसका भी एक बार शेयर का दाम आधा हो गया था, लेकिन आज वहां से मेरे ख्याल में 5-6 गुना है, राइट। आपकी राजस्थान की कंपनी है इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल आप देखिए जैसे पेज इंडस्ट्रीज है, ये 2007 में लिस्ट हुआ, उसके बाद इसका भी दाम पता नहीं आधा हुआ है, पता नहीं क्या क्या हो गया था, राइट। ये इतना बड़ा कैफे कॉफी डे है, कर्जा था बहुत, आप जानते हैं प्रमोटर के साथ क्या हुआ, अब कर्जे से निकल आए। अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले थोड़े दिनों में, मतलब जो कंपनी करीब करीब डब्बा हो गई थी, थोड़े दिनों में 2x 3x दाम चेंज हो गया, डबल हो गई। तो हाँ, तो ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, बट मैं ये एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ, ये एग्जांपल्स ये बताने के लिए है कि भाई शेयर का दाम देख के आप कुछ नहीं डिसाइड कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप ये बोल सकते हो कि ठीक है उसकी प्राइसिंग थोड़ी हाई हो गई, उसके बाद मार्केट में नुकसान हुआ, वो आई डोंट डिसएग्री, वो सही है, जिसका नुकसान होता है उसका नुकसान है, मतलब उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन वो शेयर प्राइस देख के मैं ये नहीं डिसाइड करूंगा कि ये कंपनी का फ्यूचर है नहीं है, क्या होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज में ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। रियलिटी क्या है कि आपके हमारे सबके फोन में पेटीएम है, हम सब इसके कंज्यूमर हैं। अब इनका आगे जाकर के बिजनेस कैसे शेप होगा, ये अपने बिजनेस को कैसे मोल्ड करते हैं, इसको वॉच करना चाहिए। कोई आज के आज थोड़ी हमको उसका जजमेंट डिक्लेयर करना है। सर तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कि 2022 और 23 में कौन सी थीम्स है, कौन से सेक्टर्स है जहां पे आप फोकस में हैं? काफी, मतलब एक तो मैं आपको ओल्ड या बोरिंग एग्जांपल दूंगा। मुझे लगता है कि जितने भी बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं, 4-5 ही है, कोई इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। आई थिंक इनकी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है। क्यों स्ट्रांग पोजीशन है? क्योंकि अगर हम सच में मानते हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी सुधरेगी, कैपेक्स भी आएगा, तो क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा। और क्रेडिट ऑफटेक जब बढ़ता है अपने कंट्री में, तो स्टेट बैंक और ये 4-5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अलावा फिर देखिए जितनी बार क्रेडिट ऑफटेक बढ़ता है ना, 2-4 नए एनबीएफसी और 4-5 छोटे बैंक्स अपना बैलेंस शीट ग्रो कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है कि मिड कैप बैंक्स में फिर कहीं न कहीं पे कुछ हादसे भी हुए हैं। कुछ तो कुछ इशू आता ही है, कुछ इशू आ जाता है, बिकॉज बैंकिंग ऐसा चीज है कि अगर आप थियोरेटिकली अगर आप चाहें तो आप किसी भी रेट पे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो कैलिब्रेटेड ग्रोथ है, हेल्दी ग्रोथ है, ये सब चीजें आती है उसमें। तो आज का जो माहौल है, इसमें ऐसा लगता है कि जो ये 4-5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और पीएसयू बैंक्स में जो जैसे एक ही है जो सबका फेवरेट है, डार्लिंग है, तो इनके लिए तो ब्लू स्काई है, ऐसा मुझे लगता है।
सेकेंड थिंग, अगर आप देखें तो कैपिटल मार्केट कंपनीज है, कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनी है, चाहे आप ब्रोकर ले लीजिए, एक्सचेंज ले लीजिए, एएमसी ले लीजिए, कोई सारी भी कंपनी है इसमें ले लीजिए, इंश्योरेंस ऑल्सो, आई थिंक इन सब लोगों का बहुत भयंकर, बहुत बड़ा पोटेंशियल है एक्चुअली। सो दीज आर, ये चीजें तो ऑब्वियस है, शायद हमको पता है, लेकिन लोगों को लगता है कि अरे नहीं, ये तो शेयर का दाम बहुत चल गया ये, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली। ये ब्लू स्काई है, मतलब इसमें बहुत ग्रोथ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आईटीएस जो पूरा सेक्टर है, आई थिंक दैट वुड स्टिल बी इन प्ले, और दैट वुड स्टिल बी ए फेवरेट, बिकॉज उसका जो अर्निंग्स मोमेंटम है या उसका जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, वो ऐसा दिखाते हैं कि पिछले एक साल में पॉजिटिव सरप्राइज है, बट ऐसा समझ में आता है कि दैट पॉजिटिव सरप्राइज विल कंटिन्यू, इट विल सरप्राइज ऑन दी फर्दर एक्सेलरेशन ऑल्सो। देन इफ यू सी फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट एंसिलरीज है, दीज आर द थिंग्स वन हैज टू फोकस ऑन। जैसे आई थिंक रियल एस्टेट की पहले भी हमारी बात हुई है, लेकिन अब क्या है कि काफी कंपनियों के दाम चल भी गए हैं। इंफ्रा स्टोरी पे बात हुई थी हमारी। यस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें काफी, जैसे मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि आईटी प्रोफेशनल्स एंड एनआरआईज, और एनआरआईज में भी आप जानते हैं काफी आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स एंड एनआरआईज पुट टुगेदर ये पूरे इंडिया के रियल एस्टेट का 40% हाउसिंग का डिमांड कंट्रीब्यूट करते हैं। और आईटी का आज के तारीख में जीडीपी में 9.5% वेटेज आईटी का हो गया है। और जैसा आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कहीं पे कि इंडिया का जो आईटी एक्सपोर्ट है वो ऑयल इंपोर्ट को भी क्रॉस कर गया है। बिल्कुल ठीक। तो अगर कोविड की वजह से दुनिया भर में एक आईटी और डिजिटल स्पेंड को लेकर के एक बड़ा रिवाइवल आया है, तो और आईटी हायरिंग अभी रिकॉर्ड पे है, मतलब हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल में 45 लाख आईटी प्रोफेशनल है, एंड वी आर एडिंग अनदर 4.5 लाख इन द नेक्स्ट 1 to 2 years। एंड एवरेज आईटी सेक्टर की जो कॉम्पेंसेशन ग्रोथ है ये भी 10 सालों के एवरेज से ज्यादा है इस बार। सो व्हाट आई फील इज दैट कि ये सारे के सारे चीजें ये दिखाती है, जैसे हायरिंग इज अ लीड इंडिकेटर ना, तो कौन सी कंपनी में कितना कैप्चर हो गया प्राइस में अलग बात है, बट इसमें ग्रोथ मोमेंटम काफी रहेगा। बिल्कुल सर, इसमें एक हमारी कहने भी वाली बात भी होती है, अगर कोई सेक्टर या कोई शेयर चल चुका है इसका मतलब ये नहीं कि वो और बढ़ नहीं सकता, मतलब उसने अच्छा परफॉर्म करा है, दैट इज अ विनर सेक्टर और अ विनर शेयर, तो उसको अननेसेसरी बिकॉज उसने परफॉर्म किया है आप उसको हटा दो, उसका कोई रीजन होता नहीं है। और कई बार मैंने देखा है कि जब आप जिस कंपनी का शेयर का दाम समझो बढ़ जाता है, उसकी अगर कोई बात करते हैं, तो मैंने ये भी देखा है कि कई बार लोग, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो कई बार लोग प्राइस मोमेंटम और अर्निंग्स मोमेंटम को मिक्सअप कर देते हैं। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर कहीं पे एक आपको सस्टेनेबल ग्रोथ दिखती है, जैसे मैंने बोला कि हायरिंग इज अ लीड इंडिकेटर, फिर कहीं पे अगर आपको बिजनेस को लेकर के सस्टेनेबल ग्रोथ दिखती है, तो बिजनेस मोमेंटम एंड अर्निंग मोमेंटम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइस मोमेंटम। इट मे नॉट नेसेसरीली बी कोरिलेटेड। सर इसी सेक्टर्स की टॉक में एक फाइनल सेक्टर आता है जिसका बहुत बीच में तो बहुत हाइप हुआ था, बहुत परफॉर्मेंस दी थी, फिर अब बहुत रुक गया है, मेटल्स, स्टील टू बी पर्टिकुलर, उस पर आपका क्या आउटलुक है, स्पेशली बिकॉज वो साइक्लिकल सेक्टर होता है, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है इसके रिलेटेड। सो मेरा इतना आई कैन नॉट क्लेम कि मेरा कोई बहुत बड़ा नॉलेज है, क्योंकि क्या है कि जब भी मैंने, जहां पे भी मैंने काम किया, पहले पिछले 8 साल मोतीलाल ओसवाल में, अभी पिछले 1.5 साल से व्हाइट ओक में, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट टीम है पहले भी और अभी भी, तो बिलीफ ये रही है कि ग्लोबल कमोडिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये ऐसा कोई इसमें गुड बैड वाली बात नहीं है, सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है। और हम लोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सेम चीज जो आप बता रहे हैं कि अगर तो एक स्टील कंपनी है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपना कॉस्ट ऑफ इनपुट कॉस्ट को कम कर सकते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं कि फिनिश प्रोडक्ट को बेचें, राइट, जितना हो सके उतना। अपने साथ पावर जनरेशन खुद की ले सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज अ बिग कॉस्ट। तो ये लोग है ना, ये लोग अपना कॉस्ट, दे कैन बी अ स्टील कंपनी कैन बी लोएस्ट कॉस्ट कन्वर्टर, बट ये लोग अपना सेलिंग प्राइस नहीं कंट्रोल कर पाते। और स्टील जो कमोडिटी है, या कॉपर है या एल्यूमिनियम है, इसकी जो प्राइस है वो सेट होती है कहीं पे ब्रह्मांड में, कहीं पे होती है। बिल्कुल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, टू बी ट्रू, किसी के कंट्रोल में नहीं है। और कभी कभी मुझे फनी लगता है कि लोग बहुत समय बिताते हैं मैनेजमेंट क्वालिटी को इवेल्युएट करने में, और फिर ऐसा बिजनेस खरीद लेते हैं जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है, राइट। सी, यू कैन बी ग्रेट मैनेजमेंट बट यू विल स्टिल नॉट कंट्रोल द कमोडिटी प्राइस, बिकॉज सो
इन कारणों की वजह से आमतौर पर जिस किसी भी चीज में बहुत मैक्रो के ऊपर बहुत विचार विमर्श करना पड़े और मैक्रो के ऊपर बहुत बेट करना पड़े, उस तरीके के सेक्टर्स में ज्यादातर मैंने देखा है कि इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं करते हैं। सो स्टील में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर चाइना में एक तरीके की स्लो डाउन है, तो और इसमें कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंशियल स्पेकुलेशन कितना है और रियल डिमांड कितना है वो भी कमोडिटीज में जानना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आई विल से दैट के इट इज नियर फ्यूचर लुक्स डिफिकल्ट। जितना मैं समझ पाया सर, आपकी तो ये फिलॉसफी व्हेन इन डाउट स्टे आउट, जब हमें थोड़ा सा डाउट है तो चुपचाप बाहर बैठते हैं और तमाशा देखते हैं। हाँ, जो चीज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब प्रेडिक्ट तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज को आप फोरकास्ट करना मतलब इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट है। सर टुवर्ड्स द एंड आखिरी क्वेश्चन तो यही होगा, जितना मैं कॉन्वर्सेशन समझ पाया हूं, मैं चाहता हूं कि आप शब्दों में ही उसको कंक्लूड करें। क्या निफ्टी 25,000 के लिए रेडी हो रहा है आने वाले सालों के लिए? सी आई वुड पुट इट दिस वे के डेफिनेटली इंडेक्स प्रेडिक्ट करना ना ही अपना ऐसा कोई कैपेबिलिटी है, ना ही खतरे से खाली है। लेकिन आई वुड से दैट के जस्ट बिकॉज पिछले 2 साल में 7-8 हजार का 18 हजार हो गया, दैट डजंट मीन एनीथिंग। जैसे मैंने आपको समझाया, अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी और इकोनॉमी का परफॉर्मेंस लेवल जो है वो ही चेंज हो गया है। तो 25 है या 22 है या 28 है, ये नंबर डालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन दी जो अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी बरकरार रहती है या नहीं। ऑन योर मतलब लंबा जवाब देने के बजाय, इफ आई हैव टू गिव अ शॉर्ट आंसर, आई वुड से दैट द प्रोबेबिलिटी इज स्टिल वेरी हाई दैट इन द नेक्स्ट 2-3 years people would make good returns. Interesting. Thank you so much sir for complete conversation और वापस से हमें फेथ वापस से जगाने के लिए और बोलने के लिए कि अभी पिक्चर बाकी है। एंड कंग्रेचुलेशंस म्यूचुअल फंड के बिजनेस के लिए। व्हाइट ओक्स म्यूचुअल फंड में भी आएगा, आई एम वेरी श्योर सभी को फायदा होगा। सो सर कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट एज वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू आनंद, थैंक यू।